हेलो गाइज, ट्रिनिटी इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। यूपीएससी पीवाईक्यू से जो टॉपिक चल रही थी एनालिसिस की टॉपिक, उसकी कल ही आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे सोशल जस्टिस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी अब तो शिक्षा विकास करा चुके थे, आपको प्रेस विकास करा चुके थे। जब शिक्षा का विकास हो जाएगा तो समाज में जितनी कुरीतियां होंगी और एक बड़ा स्तर बौद्धिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो जो कुरीतियां समाज में चली आ रही थी उसको समाप्त करने में लग जाएंगे कि भाई वो कुरीतियां जो है समाज को खोखले कर रहे थे। तो उसी में भाई गवर्नमेंट को भी यानी कंपनी को भी एक मौका मिल गया, या ब्रिटिश इंडिया कंपनी को या कहें ब्रिटिश समाज राजा जो थे सम्राज्ञी थे उनको मौका मिल गया कि भारत में चेंजेस करने का टाइम आ गया, क्योंकि हम शिक्षा का विकास तो कर रहे हैं, ऊपर लेवल पर कर रहे हैं, और वही ऊपर लेवल के लोग जो है अब हम समाज में जो व्याप्त कुरीतियां है उसको समाप्त करने पे कोशिश करेंगे। शिक्षा के विकास पे बात करेंगे, बालिकाओं शिक्षा बात करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक प्रबुद्ध वर्ग भी तैयार होगा और साथ में एक हमारा समर्थक वर्ग भी तैयार। कंसेप्ट यही था। चलते हैं, अब क्या कारण था क्या नहीं कारण था सब बताएंगे हम आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, ऐड लगा हुआ है, देखिए ऐड में क्या है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो मई में प्रीलिम्स होनी है उसके लिए कितना 50 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, क्रैश और एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे। उसके अलावा पीवाईक्यू एनालिसिस जो है यूट्यूब पे डल जाते हैं, वो देख सकते हैं। क्रैश कोर्स है 5 घंटा डेली क्लास चलेगा, 5 आवर क्लासेस। उसके अलावा डेली क्विज होगा, टेस्ट असेसमेंट होगा, टेस्ट दिया जाएगा कॉपी डेली का डेली, और चेक किया जाएगा कि आपने कितना इंप्रूव किया, क्योंकि एक प्रीलिम्स निकालना एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है क्या हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम के बच्चों को। सबके मन में डर बैठ गया कि भाई प्रीलिम्स कैसे क्रैक करेंगे, और इस पे बहुत से मोटिवेशनल वीडियो भी आ चुके हैं। तो भाई उस वीडियो पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, इसीलिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। और यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस का जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे भी डल रहे हैं, प्लस 1-to-1 टुगेदर भी किए जा रहे हैं, प्लस क्लास में भी प्रश्न पत्रों के माध्यम से सॉल्व भी कराए जा रहे हैं। 20% डिस्काउंट है, फी 25,000 रुपया है। तो और जब बात करेंगे आप अपने मेरी टीम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डले हैं, वहां से आप निकाल के बात करेंगे तो आपको बता देंगे क्या है फी है क्या है नहीं है। फी कुछ रिबेट किया गया कि नहीं किया गया, मगर अभी 25,000 दिख रहा है। चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से चीजों को सॉल्व करते हैं। ब्रह्म समाज, पहला जो है ब्रह्म समाज की चर्चा कि ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पे चर्चाएं की। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? Which of the following statements are correct regarding ब्रह्म समाज? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इट अपोज्ड आइडोलेट्री। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग का अवसर को नकारा भी, ये भी सही बात है। It denied the need for the priestly classes for the interpreting the religious text। इसने सिद्धांत को भी लोकप्रिय बनाना कि वेद अचूक है, यानी इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफ्लेबल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। सबसे पहले जब हम ब्रह्म समाज शुरू किए हैं, सामाजिक धार्मिक शुरू किए हैं, तो थोड़ी जानकारी ले लें। आपको क्या जानकारी लेना है हमको कि सुधार आंदोलन जो शुरू हुआ है क्या कारण था, शुरू होने के क्या कारण, ऐसे कुछ आवश्यकता तो नहीं आ गई। और ब्रिटिश कंपनी चाहती भी थी, व्यापारिक कंपनी थी, शुरुआती व्यापारिक कंपनी थी, और चाहती भी नहीं थी कि समाज में सुधार करें। और समाज सुधार करके क्या करेंगे, उनका मकसद था अधिक से अधिक क्या, आर्थिक शोषण करना। मगर सुधार के क्या क्या कारण हुए, इस पे हम चर्चा करते हैं। सुधार आंदोलन के कारण क्या? पहला जो कारण कल क्या आया, हम शिक्षा का विकास पढ़ा रहे थे तो बताए थे आपको कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। 1813 के चार्टर एक्ट में अलग से पढ़ाएंगे, एक्ट पूरा एक्ट में ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ, भारत आगमन। और ईसाई मिशनरी का कॉन्सेप्ट ये था कि यदि हम ईसाई मिशनरी जो है कि हम प्रसार करेंगे और शिक्षा का विकास करेंगे तो भारत में जो अंधभक्ति है, अंधकार है, वो खत्म हो जाएगा और लोगों में प्रवृत्ता आएगी।
लोगों में सोचने की क्षमता विकसित होगा, इनका कंसेप्ट था ईसाई मसीह। 13 के चार्टर एक्ट में यही किया गया कि ईसाई मुस्लिमों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया, और इसका कंसेप्ट यही था खोलने का, इस अधिक से अधिक धर्म परिवर्तन कराना, लोगों में शिक्षा का विकास करना। धर्म परिवर्तन कराएंगे तो लोग, ये क्या होगा कि मेरा समर्थक वर्ग तैयार हो जाएगा। और भाई अभी जब कंपनी शासन करना शुरू की, धीरे शासन करना शुरू की, तो भाई ईसाई जो थी नहीं यहाँ पे, या हिंदू या मुस्लिम जनजाति रहती थी, जनजाति नहीं जाति, वो धर्म के लोग रहते थे। तो इन्होंने गरीबों को टारगेट किया, बेरोजगारों को टारगेट किया ईसाई मसीह ने, और लगातार ये प्रसार करना शुरू किया। इससे क्या होगा कि भाई उनमें हम प्रलोभन दिए, तो इससे क्या हुआ कि इस प्रचारकों ने सामाजिक कुरीति, और इसके अलावा कहा कि आपके समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज, वो आपके समाज को खोखला कर रहा है और धार्मिक मान्यताओं पे, व्यवहार पे चोट दिखती है। पहला कारण ये हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या था कि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना। क्यों करना भाई, ऐसा क्या करना, क्यों करने का तात्पर्य ये था कि हम आधुनिकीकरण कर देंगे, यदि वो लोग आधुनिकीकरण हो जाएंगे, शिक्षा का विकास आ जाएंगे, सामाजिक कुरीतियां में व्याप्ति वो खत्म हो जाएगी, तो ब्रिटिश वस्तु जो तैयार हो रही थी विदेशों में, ब्रिटेन में, उसके लिए एक मार्केट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो क्या ब्रिटिश वस्तुओं को पसंद करना शुरू कर देंगे। तैयार माल तो वहां होता था, बेचने के लिए भारत आता था, बहुत बड़ा उपनिवेश था, तो भाई कैसे पसंद करेगा, तो इसके लिए हम आधुनिकीकरण करेंगे इसका। इसी ये कंसेप्ट से ये काम किया गया। और यानी उपभोक्तावादी विचारधारा की जो बातें थी वो भारत में दिखाई देने लगी थी। ये कारण बना, बहुत बड़ा कारण। दूसरा जो कारण बना कि बौद्धिक विकास की अनुकूल परिस्थितियां में आधुनिक चेतना समाज के शिक्षित वर्ग सामने आए। वही बताया कि शिक्षा का विकास जब होता है तो बौद्धिक विकास के साथ, अनुकूल चेतना के साथ एक प्रबुद्ध वर्ग आता है, जो समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ वो आंदोलन करना शुरू करता है। यानी जो आडंबर है, धार्मिक आडंबर है, सामाजिक आडंबर है, कुरीतियां हैं, त्रुटियां हैं, त्रुटि नहीं गए, कुरीतियां हैं, उनके प्रति सुधारवादी रवैया अपनाने लगे। क्यों कहे कि ये जो है समाज में कुरीतियां जो चली आ रही है, वो समाज को हमारे खोखला कर रहा है, और इस खोखलेपन को दूर करने के लिए, और ये हम आंदोलन करेंगे या कुछ प्रोग्राम चलाएंगे, तभी समाज हमारा विकसित हो पाएगा, डेवलप होगा, उनका कंसेप्ट। और इसीलिए वो जो बौद्धिक प्राप्त वर्ग लोग थे, इस संगठन को मजबूती प्रदान किए, नेतृत्व प्रदान किए। कारण में ये। अब ब्रह्म समाज पे चर्चा की है, तो हम राजा राम मोहन राय चर्चा जरूरी है। राजा राम मोहन राय की चर्चा बहुत जरूरी है। राजा राम मोहन राय को जो कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, युगदूत कहा गया है, आधुनिक भारत का पिता कहा गया है, नवजागरण का दूत कहा गया है, नव भारत का तारा कहा गया है, और भारतीय पत्रिका का जनक कहा गया। ये फैक्ट पूछे जाते हैं इस टेस्टेड पीस एग्जाम, आपसे नहीं पूछे जाते। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किया। राजा राम मोहन ऐसे व्यक्ति थे, तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्राच्य और पश्चात चिंतन के मिले जुले प्रतिनिधि थे। ये वो प्राच्य भी जानते थे और पश्चात शिक्षा पे भी जोर मारते थे। प्राच्य कहने का तात्पर्य हुआ वो संस्कृत भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। और पश्चात कहने का हुआ कि हिब्रू भी सीखे थे, वो हिब्रू भाषा भी सीखे थे। बाइबल का अनुवाद करने के लिए उन्होंने हिब्रू भाषा भी सीखा था। यानी करने का हुआ ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत भी जानता हो, फारसी भी जानता हो, अरबी भी जानता हो, अंग्रेजी भी जानता हो, फ्रांसीसी भी जानता हो, ग्रीक भी जानता हो, और हिंदू जानता हो, हिब्रू भाषा भी जानता हो। इतने भाषाओं के अज्ञाता थे। और पश्चात शिक्षा में वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने बनारस में जाके संस्कृत की शिक्षा ली थी, और पटना में जाके उन्होंने युवावस्था में, साहित्य दर्शन की बात करते हैं तो अरबी फारसी की शिक्षा ली थी, ताकि कुछ ना कुछ चिंतन आ सके। तो एक ऐसे व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूं, और इन्हीं के द्वारा जो है क्या क्या, और भारत में जितने धार्मिक आंदोलन थे, वो जैन धर्म की बात करें तो, और सूफी मत की बात करें तो, सब पे उन्होंने अध्ययन किया और मंथन किया था। तो ऐसा व्यक्तित्व में बात कर रहा हूं। और इन्होंने आत्मीय सभा भी 1815 में आत्मीय सभा की गठन भी किया था। और इनके द्वारा फारसी में एक पुस्तक लिखी गई थी
क्या फारसी में 1809 में एक पुस्तक लिखी गई थी, एक वादियों का उपहार, वादियों का उपहार लिखा गया। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें कॉन्सेप्ट था कि देवताओं का विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद की पक्ष में वजनदार तर्क देना, यानी एक भगवान है, इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस। ठीक है, वो जीवन भर उन्होंने क्या किया, जीवन भर हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आंदोलन करते रहे। वो महिला शिक्षा की बात करें तो, सती प्रथा की बात करें तो, बहुपत्नी प्रथा की बात करें तो, विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो, वेश्यागमन की बात करें तो, जातिवाद की बात करें तो, या जितने सामाजिक कुरीतियां थी सबके खिलाफ उन्होंने क्या घोर विरोध व्यक्त किया। कहा कि ये समाज को हमारे क्या कर रहा है, निचले पैदान पे ले जाके खड़ा कर रहा है। इसके बाद उन्होंने समाज धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत से सुधार की बात की। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने, आलोचना किया, और अपने पक्ष में उसने क्या किया, वेदात्माओं की, वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास, यानी सीधे सीधे मूर्ति पूजा का विरोध, धार्मिक आडंबर का खंडन करना, कर्मकांडों का विरोध करना, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्यान आख्यान जो है पुरोहित वर्ग करते हैं उनकी निंदा करना, इनके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में भी ये काम किया। उसके बाद उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया, आत्मीय सभा का गठन किया। और कहे क्यों के लिए, तो एकेश्वरवाद के मत के प्रचार के लिए, इस एकेश्वरवाद के मत के प्रचार के लिए 1815 में ये आत्मीय सभा का गठन किया इन्होंने। और 1820 ईस्वी में प्रिस्टेस ऑफ जेसिस नामक एक किताब लिख डाला। 1820 ईस्वी में प्रिस्टेस ऑफ जेसिस, प्रिस्टेस ऑफ जस्टिस, अब जस्टिस समझते हैं, जीसस बोलते हैं, जीसस, समझ ही रहे हैं कि देवताओं की बात की गई है, जिसमें अंग्रेजी में न्यू टेस्टामेंट में नैतिक और दार्शनिक संदेशों का क्या किया, उन्हें प्रशंसा भी की थी। इन्होंने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। ये पत्रिका थी फारसी भाषा में, फारसी भाषा। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी 1823 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी का गठन भी किया था, कमेटी का स्थापना भी किया था इन्होंने। और ठीक है, और 1821 ईस्वी में इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, 1821 ईस्वी में इन्होंने बांग्ला भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी, देखिए हर भाषा में इन्होंने किताब लिखा, संवाद कौमुदी जो है पत्रिका जो है, इनका प्रकाशन भी किया था। और इसमें क्या हुआ, सती प्रथा का विरोध करने के लिए संवाद कौमुदी का इन्होंने प्रकाशन शुरू किया, पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था सती प्रथा के विरोध। और इन्होंने हिंदू के धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए 1817 ईस्वी में जब हम पढ़ा रहे थे शिक्षा का विकास, बताए थे कि डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका एक मकसद था पश्चात शिक्षा के माध्यम से उस शिक्षा की प्राप्ति करना, यानी अंग्रेजी भाषा के भी समर्थन करते हैं। और इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज, 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज सबके पीछे मकसद है इनका स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पश्चात सामाजिक और भौतिक विज्ञानों पर चर्चा की बात। वेदांत कॉलेज में क्या, भारतीय विद्या और पश्चात जो है सामाजिक और भौतिक विज्ञानों पे पढ़ाई की चर्चा की, उन्होंने बात की थी इन्होंने। ठीक है, भौतिक विज्ञानों की चर्चा की, पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई वेदांत कॉलेज में। और लास्टली जो हम ब्रह्म समाज पर चर्चाएं कर रहे थे, 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करा। क्या था ब्रह्म समाज में, क्या था, पहले ब्रह्म सभा नाम से हुआ, बाद में ब्रह्म समाज नाम से जाना जाता। इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में
को स्वच्छ करना है, हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना है। कैसे भाई? हिंदू धर्म अस्वच्छ कब से था? स्वच्छ बनाना है, यानी जो उसमें कुरीतियां है उसको समाप्त करना है। भाई अस्वच्छ तो था नहीं, हिंदू धर्म स्वच्छ तो था। और उसने एकेश्वरवाद की शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा पे जोर दिया। ब्रह्म समाज की ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और सभी धर्मों की एक अच्छाइयों को अपनाना, इसमें कंसेप्ट ये भी था कि जितने धर्म थे सभी धर्मों के अच्छाइयों को भी हम अपनाएंगे, अच्छाई को भी अपनाएंगे हम, इसमें कंसेप्ट था। सवाल इसी से अधिक आते हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस इसी पे कर रहे हैं हम, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध पहले कर चुके थे, मूर्ति पूजा किए थे। और एक ब्रह्म पूजा की उपदेश देने की बात की थी, और सती प्रथा का विरोध, कि ब्रह्म समाज सती प्रथा का विरोध की बात भी किया था। अच्छा, इस समाज के दो आधार बिंदु थे जिसके माध्यम से उन्होंने काम किया। दो आधार क्या था? एक तो मानव विवेक की बात किया इसने, मानव विवेक, तर्क बुद्धि की बात किया है, तर्क बुद्धि की बात किया है। और दूसरा वेद और उपनिषद की बात किया। वेद तथा उपनिषद ही मेरा आधार बिंदु रहेगा, और इसी के माध्यम से समाज में जो है कुरीतियां व्याप्त है, हिंदू धर्म की सच्चाई की बात करेंगे, ठीक है। यही था ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य। और राजा मोहन राय जो थे, इनको राजा की उपाधि जो थे अकबर द्वितीय दिए थे, क्योंकि पेंशन के लिए वो ब्रिटिश दरबार में इनको भेजे थे। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में कहाँ हो जाती है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाती है, और यह इनकी समाधि में रह जाती है। ब्रिस्टल जो पड़ता है ब्रिटेन, ब्रिस्टल। ये कहानी है इनकी, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न पे चर्चा हम जो कर रहे थे। अब बताइए इस पे क्या क्या ब्रह्म। तो मूर्ति पूजा का विरोध भी किया, सती प्रथा का विरोध भी किया, हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना है, यानी सभी धर्मों के अच्छाइयों को अपनाना है, और साथ में ब्रह्म पूजा की बात भी की थी। एक तो उसने इसे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए बताए थे कि जो पुरोहित वर्ग जो व्याख्या करे उसकी निंदा भी की थी। वो राजा राम मोहन राय के कंसेप्ट में था, जो ब्रह्म समाज में अपनाया गया। तो एक और दो दोनों सही है, मगर लोकप्रिय वेद को अचूक बनाया है नहीं, ये कंसेप्ट इनका गलत है। एक और दो इसका सही आंसर होगा। वेद की बात की थी, वेद की अच्छाई, वेद उपनिषद आधार बनाए थे, अचूक है ये बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब इससे इधर गिर्द जितने प्रश्न आएंगे राजा राममोहन राय हो, ब्रह्म समाज हो, सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब देखिए इसी पे एक प्रश्न यहाँ आ गया, ये प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है 19 से 20 का प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता एडिटोरियल कमेटी कब बनी? 1823 में बनी, और अभी बताए हम कि राजा राममोहन राय द्वारा इसका गठन किया, राय साहब। टेबनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंस और इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किस स्थापना से है? केशव चंद्र सेन से। तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जहां ब्रह्म समाज हम छोड़े थे वहां चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज में राजा राममोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया, और इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इनके द्वारा 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई, और इसके द्वारा ही तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकला था। तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकला था, ठीक है। और इसमें भारत की अतीत की सुविकसित अध्ययन की बात की गई थी। मगर इसके बाद केशव चंद्र सेन भी जुड़ गए, किससे? केशव चंद्र सेन भी जुड़ गए किससे? ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन जब जुड़े, केशव चंद्र सेन जब जुड़े तो केशव चंद्र सेन जुड़ गए इन समाज से, और उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, आचार्य बने, ठीक है। ये सब बातें हुई इनके साथ। तो ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर एक बार देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में क्या हुआ? झगड़ा हो गया।
और केशव चंद्र सेन, ये घटना 1865 की है। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के अलग हटकर एक नया धर्म बनाया, ब्रह्म समाज, मूल ब्रह्म समाज से अलग हटके आदि ब्रह्म समाज बनाया, आदि ब्रह्म समाज बनाया। ठीक है, मगर इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया, केशव चंद्र सेन ने क्या क्या काम किया। इन्होंने 1868 ईस्वी में वही टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंस नामक संस्था की स्थापना की, 1865 ईस्वी में, लिख देंगे प्रश्न में आएंगे तो। और इन्होंने 1870 ईस्वी में हिंदू पुनरुद्धार के लिए, 70 ईस्वी में हिंदू पुनरुद्धार के लिए वो प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड भी गए थे, पूरे हिंदू पुनरुद्धार की बात करने के लिए 70 में। और जब लौटने के बाद इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की है 70 के आसपास करना है। और इन्हीं के सहयोग से, सेन के सहयोग से ही ये स्त्री शिक्षा पे बहुत जोर दिए, बाल विवाह पे बहुत जोर दिए, सामाजिक कार्यों पे बहुत जोर दिए, इनके द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा। और इन्हीं के सहयोग से 1872 ईस्वी में ब्रह्म समाज अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ, इनके सहयोग से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ था, जिसमें इसमें कंसेप्ट था कि लड़की की उम्र शादी की 14 वर्ष और लड़के की शादी की 18 वर्ष रखा गया। मगर इन्होंने भी एक गलती की कि अपनी अल्पवयस्क पुत्री की शादी कुछ बिहार के राजा से कर दी। इसके बाद जो इनके साथी थे वाला घट के क्या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। तो केशव चंद्र सेन ने किस पे सहयोग किया, स्त्री शिक्षा पे, बाल विवाह पे, स्त्री शिक्षा के सामाजिक कार्यों पे, स्त्रियों के उद्धार पे सबसे अधिक जोर मारा। और इनके सहयोग से बाल ब्रह्म विवाह की स्थापना भी हुई, अधिनियम आया था और लड़कियों की उम्र घटाई गई थी शादी की। आते प्रश्न में, तो ये टेक्नोलॉजी ऑफ द न्यू डिस्पेंस स्थापना 1868 में करते हैं और इंडिया रिफॉर्म से स्थापना 70 में वो इंग्लैंड जाते, हिंदू पुनरुद्धार की प्रवक्ता के रूप में उसके आने के बाद 70 में स्थापित करते हैं। तो केशव चंद्र सेन द्वारा जो संस्थाएं स्थापित थी 2 और 3 है, 2 और 3 है। अब है आध्यात्मिक प्रगति, तीसरा जो प्रश्न देखें, आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक सुधारों के लिए अकादमिक एसोसिएशन यानी एंग्लो इंडिया हिंदू एसोसिएशन और डिबेटिंग क्लब का गठन किसके द्वारा किया गया था? द एकेडमिक एसोसिएशन, द एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन एंड डिबेटिंग क्लब और रिफॉर्म स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड सोशल रिफॉर्म्स बाय, किसके द्वारा, कौन सी संस्था थी, किसके द्वारा की गई थी, कौन सी संस्था थी? थोड़ा ऊपर कर ले, ऑप्शन दिख जाएगा आपको, कौन सी संस्था थी? यंग बॉम्बे आंदोलन, यंग मद्रास आंदोलन, यंग बौद्धिक आंदोलन, यंग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, सॉरी यंग बंगाल आंदोलन, क्या था इसमें? तो यंग बंगाल आंदोलन पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो डेरेजियो का था, जो डेरेजियो द्वारा स्थापित किया गया था, उस पर हम चर्चा करते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन थोड़ा पतला हो जा रहा है, मोटा था, बंगाल आंदोलन ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया था यंग आंदोलन? यानी 19वीं सदी के तीसरे दशक में के अंतिम वर्षों में और चौथे दशक के दौरान बंगाल बुद्धिजीवियों द्वारा के बीच एक अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता और उसी में डेरेजियो थे। ये यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत होती है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत। इसके प्रवर्तक कौन हुए? तो हेनरी नाम था हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, लुइस विवियन डेरेजियो द्वारा ये प्रवर्तक थे इसके यंग आंदोलन। क्या था भाई, ऐसा क्या हुआ कि भाई यंग आंदोलन शुरू हुआ? इसमें समाज सुधार के लिए, इसमें जो समाज सुधार के लिए इनके द्वारा एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ द जनरल नॉलेज संगठन की स्थापना की गई थी, यानी एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
और सोसाइटी फॉर द एविएशन ऑफ द जनरल नॉलेज और डिबेटिंग क्लब जैसे संगठनों की स्थापना की गई थी समाज सुधार के लिए। और अपने समर्थकों को कहे थे कि सत्य के लिए जीने और मरने और सभी सद्गुणों को अपनाने और उसके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किए थे। अपने समर्थक जो थे कहे कि सत्य के हिसाब से जीना है, के लिए सत्य के लिए जिए और मरिए, और जितने सद्गुण है उसको अपनाइए और उसी के अनुसार अपना आचरण। मुख्य मुद्दा क्या था इसका? मुख्य मुद्दा क्या था? यानी प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के प्रति जो अत्याचार हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन, रेतों की सुरक्षा की बात की गई है और सरकारी पुलिस सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने आदि मुद्दे पे ये आंदोलन चलाया गया था। और यहाँ तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा अंग्रेजों को क्या बोला गया सुनिए कि बंगाल में आधुनिक एक सत्ता का अग्रदूत, इसको अग्रदूत सॉरी फिर से बोलते हैं, जो ड्रेजियो है ये बंगाल में आधुनिक जो है सत्ता का अग्रदूत कहा है और भारत हमारी जाति का पिता भी कहा बनर्जी द्वारा इनको ड्रेजियो को कहा। तो यंग बंगाल आंदोलन यही है कि क्या मूवमेंट में रहा ये हमने बताया। तो क्या होगा इसका आंसर? यंग बंगाल आंदोलन यानी आध्यात्मिक प्रगति। अभी बताया सत्य की बात कीजिए, सद्गुण की बात कीजिए, इच्छा उसके हिसाब दीजिए, नैतिक दर्शन की बात कीजिए, सब इसमें बात की गई। समाज सुधार के लिए बात किया और उसके लिए उसी के लिए यंग्लो इंडियन हिंदू सेशन की स्थापना की गई। तो उसके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन किया गया था जिसके प्रवर्तक ड्रेजियो साहब थे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए अब प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में आर्य समाज द्वारा वेदों के अधिकार की अपील का विरोध किया। तीसरा स्टेटमेंट है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, अभी देखिए चर्चा किए, ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाया था। ये तो देखने ही से लग रहा है स्टेटमेंट से, क्योंकि जस्ट अभी महिलाओं की शिक्षा की बात किए, इससे शिक्षा की बात किए, बाल विवाह पे चर्चा किए, उनके द्वारा कौन सा अधिनियम पास किए, सब चर्चाएं की। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ये भी सही लग रहा है। तो सबसे पहले इसके आंसर को जान लेते हैं। क्या है इसके आंसर? है पहला जो नहीं गलत है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में सरस्वती द्वारा किया गया था, मुंबई में किया गया था। और लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में आर्य समाज द्वारा वेदों के अधिकार का अपील का विरोध किया। ये भी गलत है, क्योंकि सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो, वेदों के पुनरुत्थान, हिंदू शिक्षा की बात की थी, वो किया गया। हम बताते हैं 2 मिनट में, अभी बताते हैं। केशव चंद्र सेन की बात हम किए हैं तो इसका स्टेटमेंट सही है। और विनोबा भावे ने सर्वोदय प्रोग्राम चलाया था, सर्वोदय समाज की स्थापना की थी शरणार्थियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, डी 3 और 4। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आर्य समाज पे, हल्की सी चर्चा करना जरूरी है। आर्य समाज की स्थापना भी जस्ट हम बताए हैं किसके द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है हमारे दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और आर्य समाज आर्य समाज उत्तर भारत में यदि धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, अभी तक बंगाली कहानी पर, उत्तर भारत में हिंदू धर्म में सुधार के लिए कोई संस्था बड़ा कदम उठाया, वो आर्य समाज है। और आर्य समाजी मंदिर बहुत जगह मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, सरस्वती द्वारा किया गया। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका स्थापना करने का? उद्देश्य जान लीजिए। क्या उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त दोष है उसको उजागर कीजिए और उससे दूर करने का उपाय। यानी हिंदू धर्म में
हिंदू धर्म में जो व्याप्त दोष है उसको उजागर करना और प्लस दूर करना, ये दोनों कंसेप्ट। और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, यानी वेदों की और लौटा सरस्वती का ही कंसेप्ट था। यानी वैदिक धर्म में जो है वैदिक धर्म में पुनः उसको शुद्ध रूप में स्थापित करने का कंसेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया। और भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना इसका उद्देश्य था आर्य समाज। ठीक है, यहां लिख देते हैं वैदिक धर्म में शुद्धता की बात, वैदिक धर्म में शुद्धता की बात भी इसने किया। ठीक है, ये था आर्य समाज की स्थापित करने का उद्देश्य। अब हम सरस्वती पे चर्चा करते हैं। सरस्वती ने जब वैदिक धर्म में शुद्धता की बात करेंगे तो सरस्वती ने जो दयानंद सरस्वती द्वारा जो है इन्होंने वेदों की ओर लौटो का कंसेप्ट दे दिया कि वेदों की ओर लौटो। मोटा मोटा चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, वेदों की लौटो का कंसेप्ट। और कहा कि पुनः वेदों को पुनः भारत का आधार स्तंभ बनाए। और उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ है वो शाश्वत है, क्या है, अपरिवर्तनशील है, धर्मातीत है और देवीय है। ये कॉन्सेप्ट है किसका? सरस्वती जी का। क्या है, सुनिए फिर से। उनका विश्वास था जो वेद है हमारा, वो जो हिंदू धर्म के जो आधार स्तंभ है वेद है, हिंदू धर्म में वो वेद है जिन पर हमारे सनातन धर्म का जो टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है, वो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, धर्मातीत है और देवीय है। ये सब बातें उन्होंने कहा। सरस्वती ने पुराणों में जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को परमिता को अस्वीकार, उन्होंने उसके बाद देखिए समाज के काम के लिए क्या किया, छुआछूत की बात बताया कि छुआछूत का विरोध किया, वंश परंपरा पे आधारित जो समाज है उसकी कठोरता का विरोध किया और कहा जो वंश परंपरा पे नहीं, अब कर्म के आधार पे समाज का डिवाइडेशन होना चाहिए, कर्म के आधार पे समाज का डिवाइडेशन होना चाहिए। और वो सामाजिक समानता के प्रचारक थे और उन्हें सामाजिक एकता के लिए प्रोत्साहित भी किया था। उन्होंने फिर छुआछूत, जातिवाद, बाल विवाह का विरोध किया, कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की चर्चा की सरस्वती द्वारा किया गया था। यही है आर्य समाज का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। तो इसका आंसर तो बता ही चुके थे आपको हम। चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन सी घटना पहले घटी, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अभी बताएं। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था और बंकिम चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था और सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय हैं। ये प्रश्न मिक्स कर दिया इसलिए क्या कि सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन के साथ तो पुस्तकें भी मेंशन कर दिया और नागरिक सेवा की बातें भी कर दी। तो इसमें हो सके बहुत बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप लोग जो बच्चे जुड़े हैं हमारे आंसर तो नहीं देते हैं, तो कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसमें जो है सबसे पहले दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण लिखा, ठीक है। चलिए अब आ गया प्रश्न एक, फिर से प्रश्न आ गया। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ब्रह्म समाज जो था एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, अभी पूरा चिल्ला चिल्ला तो ये समर्थन करता। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी हम बात की, आर्य समाज की बात की है। आर्य समाज ने शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया। कौन? और आर्य समाज में बता दें, एक बताना भूल गए कि इनके द्वारा ही दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की गई थी। बाद में 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने अच्छा काम किया।
ठीक है, लला हंसराज द्वारा, जो उनके सहयोगी थे सरस्वती के, उनके द्वारा किया गया था। और बाद में वो डीएसपी के रूप में वर्तमान में दिखाई दे। और हरिद्वार में आज भी गुरुकुल कांग्रेस विद्यालय दिखेगा। रामकृष्ण मिशन ने की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये बताना है। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, ये भी बता देना है आप लोग। तो 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। तीनों स्टेटमेंट सही है। दो पे हम चर्चाएं कर चुके हैं, आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बारे में। थोड़ा सा चर्चा करते रामकृष्ण मिशन पे इन्होंने क्या क्या काम किया। रामकृष्ण मिशन पे चर्चाएं हम कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन और साथ में पढ़ते हैं विवेकानंद। विवेकानंद, इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। और कहाँ के, ये प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में खासकर, कि कहाँ के राजा के सुझाव से इनका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि इनको जाना था शिकागो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जाना था। तो खेतरी के महाराजा खेतरी के जो थे राजा थे, उन्हीं के सुझाव से नाम चेंज कर दिया गया। ये सब पीसीएस में पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण मिशन किस मकसद से किया गया था स्थापना, ये बताना है। तो मानवतावादी राहत कार्य और समाज कार्य के लिए और शिक्षा के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन। आज भी रामकृष्ण जो है विद्यालय जो है आपको देवघर में मिलेगा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ये शिक्षा का केंद्र है। और अपने आप के होता है ना कि कुछ विद्यालय होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं विद्यालय, उससे अव्वल दर्जे का ये विद्यालय है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो क्या मानवतावादी राहत कार्य के लिए और प्लस समाज कार्य को जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया। रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके बाद इनके बारे में कहा जाता है विवेकानंद कि कब गए थे शिकागो विद्यालय पे, कहाँ भाषण देने? प्रथम विश्व धर्म संसद जो आयोजित हुआ था, वो कहाँ कब पहुंचे और क्या पहुंचे, बताइए इनके बारे में कुछ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1893 में अमेरिका का शहर था शिकागो, इसमें प्रथम बार विश्व धर्म सम्मेलन में गए और उसने कहा, उन्हीं में पूरा कंक्लूजन बताते हैं कि सभी धर्मों को एकता के विषय में उन्होंने बातें की थी। बाकी अपने धर्म की तो व्याख्यान किए थे और कहा कि मेरा जो धर्म है, मेरी जो संस्कृति है सबसे श्रेष्ठ है, उनकी बातें तो की थी, पर सभी धर्मों में एकता की बात भी उन्होंने। उसके बाद विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन के काम सुन लीजिए, बहुत से काम किए विवेकानंद द्वारा। ज्ञान योगी, कर्म योगी, राजयोगी, वेदांत फिलोसफी, जब पुस्तकें लिखी थी उन्होंने। प्रबुद्ध भारत लिख देते हैं सबका। ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलोसफी नामक पुस्तकें लिखी उन्होंने। वेदांत फिलोसफी जो बोलते हैं, फिलोसफी नामक पुस्तकें लिखी थी। इनके द्वारा ये काम किया गया। बाकी आपसे सभी नहीं प्रश्न पूछे और सभी जितने हमारे सुधारक आए, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, छुआछूत, कर्मकांड, हिंदू धर्म ग्रंथ पे चर्चाएं किए थे। इनके द्वारा भी की गई थी कि रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं जो है उपनिषद और गीता के दर्शन, बुद्ध और यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी थी। रामकृष्ण मिशन में क्या सिखाया गया कि जो शिक्षाएं होती है, उपनिषद होते हैं, गीता के दर्शन होते हैं, यीशु के उपदेश होते हैं, बुद्ध के दर्शन होते हैं, सबको आधार बना के हमारे जो विवेकानंद ने विश्व की मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी थी। ये कॉन्सेप्ट था इनका। और 19वीं शताब्दी में इसको 9 हिंदू जागरण के संस्थापक भी कहे जाते हैं।
उसको विवेकानंद के द्वारा कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में क्या, सुभाष चंद्र बोस ने कहा इनके बारे में कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को कह सकते। और इसके बाद सबसे अधिक जो सामाजिक क्रिया पे दिए थे उन्होंने, ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में है जिसे हम रहते हैं क्रम से हीन है तो व्यर्थ है, ये सब जितनी धार्मिक बातें फिलोसफी की बातें हैं जो इन्होंने कही थी। चलिए जो पूछे जाते हैं हम चर्चा कर चुके हैं, बातें हैं प्रश्न पे, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। सत्यशोधक समाज, जब धार्मिक आंदोलन होता है तो उसमें हिंदू आंदोलन, मुस्लिम, पारसी और सिख आंदोलन पढ़ते हैं, प्लस में हम लोग दलित आंदोलन की चर्चाएं भी करते हैं। इसकी दलित आंदोलन की चर्चा भी करते हैं, दलित सुधार आंदोलन, जिसमें सबसे अधिक किसका नाम आता है तो सत्यशोधक समाज का। तो सत्यशोधक समाज द्वारा आयोजित क्या हुआ था, क्या आयोजित था भाई? बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए आंदोलन नहीं, गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन ये भी नहीं था, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था, ये सही था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन द महाराष्ट्र। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं सत्यशोधक समाज पे। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की? तो ज्योतिबा फुले द्वारा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले द्वारा 1877 ईस्वी में, क्या निम्न जातियों के कल्याण के लिए, किसके? निम्न जातियों के कल्याण के लिए, निम्न जातियों के कल्याण के लिए संस्था की स्थापना की, और ये महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय संगठन था जो छुआछूत विरोधी वर्ग, अस्पृश्य वर्ग, अनटचेबल वर्ग के लिए स्कूल खोले, शिक्षा का मार्ग बताया, नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय भी खोल दिया, पूना में कन्या विद्यालय भी खोला, यानी निम्न जातीय आंदोलन के लिए। इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, जो पूछी जाती है, एक पुस्तक थी गुलामगिरी, एक पुस्तक थी गुलामगिरी। क्या थी गुलामगिरी में? क्या उन्होंने किया कि निम्न जातियों में, निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और पाखंडी, ब्राह्मण को पाखंडी कहा, क्योंकि दलित आंदोलन था और ब्राह्मणों द्वारा सताया जाता था, तो इनके द्वारा जो कहा गया कि निम्न जातियों को जो पाखंडी ब्राह्मण थे और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने पे आवश्यक जोर देने के लिए मैंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, और उसकी बातें इसमें स्पष्ट कही कि जो ब्राह्मण जो है, जो अपने हिसाब से इस समाज को चलाते हैं, कर्मकांडों को व्याख्यात करते हैं, उससे भाई बचाव करना है, और जो धर्म ग्रंथ है कैसे सुरक्षा दिलाना है, उसके आवश्यक जोर पे इन्होंने पुस्तक में मेंशन किया। ठीक है, यही है। तो आते हैं हम प्रश्न पे आते हैं। तो हो ही गया, जाति विरोधी आंदोलन था ये। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।